वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद अभी चल रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पर ये जो एक्सरसाइज है कंपटीशन प्रोफाइल वाली ये बाकी थी। तो बचे हुए क्वेश्चंस कंपटीशन प्रोफाइल वाले वो करने से पहले हम जस्ट थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है लास्ट वाला, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। इसमें जो है ये गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट कंपटीशन में पढ़ाया जाता है। हालांकि बोर्ड लेवल पर हम गैल्वेनोमीटर शंट वगैरह की बात और G2A G2B कन्वर्जन को लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो इसके क्वेश्चंस हम वहां डिस्कस करेंगे, पर जो कंपटीशन प्रोफाइल है तो उसकी थ्योरी को मैं यहीं पे ले रहा हूँ। मेजरिंग डिवाइसेस, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं बच्चों हम, बिना साइन थीटा BINA साइन थीटा। शंट जो लगाते हैं, आपसे पूछा जाता है एक नंबर में सवाल, शंट क्या होता है? रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे हम पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, जिससे कि करंट को कंट्रोल कर पाए जो कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रही है, उसको पैरेलल में लगाए हुए इस रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। तो इस तरह का दिखेगा आपको गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है और ये निडल है। यहाँ पर दिखाइए कोने पे, जनरली गैल्वेनोमीटर में सेंटर पे रहती है बीच में। गैल्वेनोमीटर से जो अमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं उसमें कोने पर रहती है, जीरो से स्टार्ट होता है। शंट की जो फंक्शन है उसमें पहला काम है टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग, जलने से बचाएगा। सेकेंड, जलने से कैसे बचाएगा? लार्ज करंट फ्लो अगर हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल पाथ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि लार्ज करंट फ्लो ना हो। तो मान लीजिए कहीं पर करंट ज्यादा आ रही है, आपने गैल्वेनोमीटर को वहां लगाया सर्किट में। अब वो करंट इतनी ज्यादा है कि गैल्वेनोमीटर पूरे टाइम ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर रहेगा और उसकी वजह से उसकी कॉइल जल सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं कि वो जो एक्सेस करंट है वो शंट एस के थ्रू होकर जाए, जिससे गैल्वेनोमीटर के कॉइल जलने से बच जाए, लार्ज करंट फ्लो ना हो पाए। तो एस की वैल्यू जी के कंपैरिजन में कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि हम इस गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस रेंज के अमीटर में हम बदलना चाहते हैं, किस रेंज की करंट हम नापना चाहते हैं। Any galvanometer can be converted into ammeter of desired range with the help of suitable shunt. The resistance of ammeter decreases due to shunt. ठीक है, गैल्वेनोमीटर जब था इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए वो था Rg, तो अभी क्या हुआ है, पहले था Rg, अब डिक्रीज हो गया, पैरेलल में S आ गया, तो Rg डैश अगर मैं इसको दिखा रहा हूं तो अमीटर बनने के बाद वो हो गया S इंटू जी अपॉन S प्लस जी, जो कि डेफिनेटली Rg से कम है। ये G जो है वो एक्चुअल में Rg है, Rg को हमने G से मान के G से दिखा दिया। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो था वो, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर डिक्रीजेस ड्यू टू शंट, देयरबाय यूज ऑफ शंट टेंड्स टू एन अमीटर टुवर्ड्स एन आइडियल वन विद जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल अमीटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो हम चाहे तो डिक्रीज कर करके जीरो की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस जो कि 50 से 100 ओम के बीच होता है, मान लीजिए 100 ओम है, जो तांबा हमने इस्तेमाल किया उसकी वजह से, तो 100 ओम का ही रेजिस्टेंस है, उसके साथ अगर मैं 1 ओम पैरेलल में जोड़ दूं देन इक्विवेलेंट विल बी लेस देन 1 ओम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कम कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। Conversion of galvanometer into ammeter. Galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a low resistance, जिसको हम बोलते हैं shunt, in parallel to its coil. The value of shunt resistance to be connected in parallel to galvanometer coil is given by, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। हाँ, नोटेशन कई जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आर जी से दिखाया उसकी जगह जी से भी दिखा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको डिफरेंट फॉर्मेट में बच्चों इस तरह का देखने को मिल सकता है कि Ig यानी गैल्वेनोमीटर करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G अपॉन I माइनस Ig, इस फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है, जहाँ पे सिंबल्स का जो यूजुअल मीनिंग है वही है। इसमें हम अजम्पशन लगा सकते हैं Ig अगर बहुत ही कम है मेन करंट I से,
तो उसको नेग्लेक्ट करने के केस में ये RS RG IG अपॉन I के बराबर हो जाएगा, और जो शंट वायर की लेंथ है उसको हम उसके लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कितनी लंबाई का शंट हमको लेना है, जो डिपेंड करेगा उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर। अगर ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो कम लेंथ काम आएगी, रेजिस्टिविटी कम है तो ज्यादा लेंथ काम आएगी। On connecting shunt in parallel to a galvanometer coil, the equivalent resistance become less than even the shunt resistance, उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में जो छोटा होता है सबसे उससे भी कम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं कैपिटल आर को हमने जोड़ा। हाई रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल इज गिवन बाय आर के लिए एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो वो होगा V अपॉन आई जी माइनस आर जी, इसके बराबर होगा, यानी इसमें होने वाला ड्रॉप। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हैं तो ये इसका फॉर्मूला ये डिराइव करना आपको आना चाहिए, ये डिराइव कर सकते हैं। तो R जो रिक्वायर्ड होगा V वोल्ट तक नापने के लिए ऐसे गैल्वेनोमीटर में जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG है वो इतना चाहिए होगा, जहाँ पे RG उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है। अगर RG नेग्लिजिबल होता है तो यहाँ पर फिर से assumption हम लगा सकते हैं, ये V अपॉन IG रह जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हमने की डिटेल में, हमने थ्योरी में इसको पढ़ा। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये मान सकते हैं कि करंट किधर से किधर फ्लो होगी। अगर P अपॉन Q यानी ये रेशियो P अपॉन Q R अपॉन S से छोटा है, R अपॉन S बड़ा है, तो B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा D पॉइंट के पोटेंशियल से, और करंट जो है B टू D जाएगी। और अगर P अपॉन Q R अपॉन S से बड़ा है तो ऐसी सिचुएशन में B पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा D से, और करंट जो है D से B जाएगी, यानी उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जब ये P अपॉन Q छोटा है तो B का पोटेंशियल हायर है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। मीटर ब्रिज जो है बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर, इससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें जो है 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म वायर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC इज ए ओके, ये जो है मिस प्रिंट है बच्चों यहाँ पर, तो उसको मैं सही कर देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ कह सकते हैं हम, इसके अंदर जो है इट कंसिस्ट ऑफ a 1 meter long uniform wire. Resistance box is a known resistance and as is, तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा हम पढ़ चुके हैं। ये हो गया मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये शंट रेजिस्टेंस से आप फैमिलियर हो। जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस एस निकालने के लिए 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये हमारे काम आता है क्योंकि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S से निकला है। The rate of variation of deflection depends upon the magnitude of deflection itself and hence on the accuracy of the instrument. Suspended coil galvanometer can measure currents, ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द थ्योरी जो अभी तक हमने पढ़ी। नैनो एम्पियर के ऑर्डर की करंट भी नाप सकता है। नहीं, सस्पेंडेड कॉइल टाइप जो गैल्वेनोमीटर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है डेस्क टाइप से या पिवोटेड टाइप से। IG is the current for full scale deflection if the current corresponding to a deflection of one division on the galvanometer scale is K and N is the total number of divisions on one side of the zero of galvanometer scale। तो हम इनमें एक लिंक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रख सकते हैं, IG हो जाएगा K इंटू N। N जो है टोटल नंबर ऑफ डिविजन है, इन जनरल 60 डिविजन होते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो होता है वो, बैलिस्टिक वर्ड बच्चों बुलेट से आया है, इसकी थ्योरी भी मैंने बताई थी आपको। स्पेशली डिजाइन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, इसकी थ्योरी बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से भी हम चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। यूज्ड टू मेजर चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों की जिस भी टीचर का कोर्स आप कर रहे हैं उसको पूरी तरह से करें, क्योंकि कुछ चीजें कहीं पर होती है, कुछ चीजें कहीं पर होती है, सारा लिंक किया होता है। कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें क्योंकि डिजाइन वो इसी तरह से होता है। तो जैसे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था। To increase range of an ammeter, a shunt is connected in parallel with the galvanometer.
तो शंट को जोड़कर हम रेंज बढ़ा सकते हैं मीटर की। तो क्या सवाल आएगा, रेंज घटा सकते हैं? तो आप चेक करके देख लीजिए, रेंज घटाने के लिए अगर आप काम करेंगे तो इस शंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, यानी घटा नहीं पाएंगे। तो आप अमीटर से मिली अमीटर से अमीटर बना सकते हैं, पर अमीटर से मिली अमीटर नहीं बना पाएंगे। To convert an ammeter of range I ampere and resistance RG ohm, है ना, ये जो WS को ohm मान लीजिए, into an ammeter of range NI ampere, the value of resistance to be connected in parallel will be RG upon n minus 1 times ohm। ये फॉर्मूले की तरह हम डिराइव कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। रेंज अगर वोल्ट मीटर की बढ़ानी है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना होगा। To convert a voltmeter of resistance RG ohm and range V volt into voltmeter of NV volt, n times करनी range, तो जो रेजिस्टेंस चाहिए सीरीज में वो चाहिए n minus 1 times RG। रेजिस्टेंस जो आइडियल अमीटर का 0 होता है और आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट होता है, हम जानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव होता है जब चारों रेजिस्टेंसेस लगभग सेम हो। पोटेंशियोमीटर की बात करें, प्रैक्टिकली वोल्टमीटर हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियली इट शुड बी 0, सॉरी इनफाइनाइट। पोटेंशियोमीटर के केस में आइडियली रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं हो पाता है, पोटेंशियोमीटर में हो पाता है। इन अदर वर्ड, इट ड्रॉस सर्टेन करंट फ्रॉम द सर्किट। ये सारी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों मेन क्लास में, यानी जो लेक्चर्स थे उसमें। पोटेंशियोमीटर वायर जो है मैंगनीज कांस्टेंट एंड यूरेका इनसे बना होता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज जो होती है पोटेंशियोमीटर वायर में, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल अल्फा होता है। दिस रिजल्ट्स इन इनवेरिएबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ये फायदा उससे होता है, डिजायरेबल इफेक्ट है। पोटेंशियोमीटर का सर्किट अगर देखें तो प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट, दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप जानते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जरूरी है कि वायर एबी पर होने वाला ड्रॉप हमेशा अननोन ईएमएफ से कम होना। वायर एबी पर जो ड्रॉप है वो तो कम होगा ही सही, ये सेल का ईएमएफ है, पर अननोन ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम नाप पाएंगे। तो यहाँ ए बी क्या है वो डायग्राम में देख लें आप। ए बी जो है वो ये पूरे वायर पे होने वाला ड्रॉप है, और ई क्या है, ई ये है, ये सेल का ईएमएफ। तो यहाँ पे तो बताया कि वी ए बी इज लेस देन ई, डेफिनेटली आर पर कुछ ड्रॉप हो रहा है, रियोस्टेट के कुछ रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है। पर मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि ए बी पर होने वाला ड्रॉप ये अननोन ईएमएफ ई डैश से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली इस एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग अलग फॉर्मेट के फॉर्मूले हैं, इनको फॉर्मूले की तरह हम यूज कर सकते हैं। एक्स जो है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी रॉ पर, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और सिग्मा, इन तीन फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा है। सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। Factors affecting x, VAB equal to constant, L equal to constant for any change, x remains unchanged. If there is no information about VAB, then always take VAB as constant. So x is proportional to 1 upon L. Potential gradient जो है, अगर वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और VAB और L अगर कांस्टेंट है तो कोई सा भी चेंज करो, चाहे रेडियस, चाहे वायर का सब्सटेंस यानी उसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, एक्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये बात समझने की है। आपसे पूछा जाता है सवाल में, वायर को मोटा कर दिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस कर दिया, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा क्या? तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा है। एनी चेंज इन द सेकेंडरी सर्किट रिजल्ट्स इन नो चेंज इन एक्स बिकॉज, अच्छा सेकेंडरी सर्किट में अगर कोई भी चेंज करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइमरी सर्किट, वो तो प्राइमरी सर्किट की वजह से। तो एक्स इज ई अपॉन आर पी प्लस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये आर वन। तो अलग अलग जो रेजिस्टेंस है वो हमने सारे कंसिडर किए। एक्स मैक्स और एक्स मिन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स जो हम लगा रहे हैं सीरीज में, इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो फॉर्मूले की फॉर्म में डिटेल लिखी हुई है, ये इसकी जरूरत हमें तब नहीं रहती जब हमें पोटेंशियोमीटर एकदम क्लियर होता है, प्रैक्टिकल हमने कर लिया होता है उसका, तो इन सब की जरूरत नहीं रहती है, उसको हम वैसे ही समझ जाते हैं और इनिशियल अप्रोच से हम ज्यादा फास्ट काम कर पाते हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर उसकी बात करें तो इफ बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्टैंडर्ड सेल वो L0 है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E अपॉन L0 हो गया, तो सेंसिटिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, x से भी हम सेंसिटिविटी मेजर कर सकते हैं। अगर x यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। सेंसिटिविटी कहते किसको है, अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा मिल रही है तो हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी रियोस्टेट में अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं, RHS रेजिस्टेंस इन रियोस्टेट, तो करंट जो है प्राइमरी सर्किट में रिड्यूस हो जाएगी। करंट रिड्यूस हो जाएगी तो नेचुरल एक्स जो है वो कम हो जाएगा, ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ कम हो जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ कैपिटल एल एस बैलेंसिंग लेंथ वो बढ़ जाएगी। एनी चेंज इन सेकेंडरी सर्किट हैज नो इफेक्ट ऑन सेंसिटिविटी, ये बात को समझना है आपको। सेकेंडरी सर्किट में कोई चेंज कर रहे हैं, सेल बदल रहे हैं, इंटर रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा है, उससे सेंसिटिविटी पर कोई असर होने वाला नहीं। बैलेंस लेंथ फॉर अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस व्हेन सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। 10 मीटर की जगह अगर आपने 11 मीटर ले लिया है तार की लंबाई को, उससे भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि अब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाती है। एप्लीकेशंस जो है पोटेंशियोमीटर की बहुत सारी हैं। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वो हम कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो सेल का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं गिवन प्राइमरी सेल का, दो रेजिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों। ये तो हुआ कंपैरिजन के लिए सर्किट जिससे आप फैमिलियर हो, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 ये फॉर्मूला काम आता है हमारे। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये भी, इससे भी आप फैमिलियर हो, ये बोर्ड में है दोनों एप्लीकेशंस। R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, इस फॉर्मेट में हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल एप्लीकेशन, दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है तो हम इस तरह का सर्किट बनाकर कंपैरिजन कर सकते हैं इन रेजिस्टेंस पे जो होने वाला ड्रॉप है, क्योंकि जब सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस तो करंट दोनों में सेम होगी, तो यहाँ से दोनों रेजिस्टेंस का कंपैरिजन हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ के बेसिस पर। और अगर करंट नापनी है तो उसमें हमें क्या करना होगा, अगर मैं कैपिटल R को 1 ओम ले लेता हूं तो इसके अक्रॉस होने वाला ड्रॉप सीधे सीधे I इंटू 1, यानी वो जो वोल्टेज होगा वो सीधे I को ही बताएगा क्योंकि I इंटू 1 इज I। तो ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर R नोन है हमारे को पता है तो उससे हम I निकाल सकते हैं। V तो इसके अक्रॉस होने वाला ड्रॉप हमें यहाँ से रीडिंग से मिल ही जाएगा। उसके लिए पहले इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी E0 स्टैंडर्ड सेल के लिए बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, फिर R के लिए, R पर होने वाले ड्रॉप के लिए। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि पोटेंशियोमीटर को हम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, वैसे भी आपको पता होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। इन द एडजॉइनिंग नेटवर्क, ये पहला सवाल है, नंबर चाहे तो आप लगा लें। एडजॉइनिंग नेटवर्क, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नेटवर्क है, रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टर, हर एक का रेजिस्टेंस आ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहचान में आना चाहिए आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर पहचान में आ गया तो ये सॉल्व हो गया। Calculate the magnitude of resistance X in the circuit shown in figure when no current flows through the 5 ohm resistor। तो 5 ohm resistor कहाँ पर है, ये रहा। अब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब ये पॉइंट अगर मैं A बोल दूं और इस पॉइंट को B बोल दूं तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगा। अब बचा X18, और ये तभी हो सकता है जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब आप जानते हैं, x/18 इक्वल टू 2/6, और यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S से। अब 6 ओम का कोई रोल नहीं है, 6 वोल्ट का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं। इन द फॉलोइंग डायग्राम, अगला सवाल जो है, आप नंबरिंग आगे से आगे लगा सकते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अगर गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब, आपको खुद अटेम्प्ट करना है तो बच्चों वीडियो पॉज कर लेना, जैसे कि पहले पिछली बार भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको, वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद फिर प्ले करके सॉल्यूशन वेरीफाई कर लें। तो ये इनका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, P की जगह है, ये Q की जगह है, ये R की जगह और ये S की जगह। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S रख के हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्या आ जाएगा 25 ओम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। फिगर शोज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे कि हम देख रहे हैं 10, 5 और 100, 50। तो 10/5 आप जानते हैं 2/1 होता है, 100/50 में 2/1 होता है। तो इस
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आपसे पूछ रहे पी स्लाइटली इंक्रीज, अगर पी को ये रहा पी 100 ओम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, द करंट इन द गैल्वेनोमीटर फ्लोज फ्रॉम सी टू ए, सी से ए जाएगी। तो आपको पता है अभी रेशियो बराबर है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो अभी थ्योरी में हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आर अपॉन एस जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, आर अपॉन एस इज ग्रेटर देन होगा तो ये सी का पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में करंट किधर से किधर जाएगी, ए से सी आएगी, इसको बढ़ा रहे हैं आप, है ना। तो P अपॉन क्यू जब ज्यादा होता था तो A का पोटेंशियल कम होता था या ज्यादा होता था, वापस से थ्योरी पे जाके आप देख लें। अगर आपने लर्न कर लिया तो अच्छी बात है, जहां ज्यादा वहां कम ऐसा कुछ था। तो अगर मैं लिखकर बताऊं, आई थिंक ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि P अपॉन क्यू, अब यहाँ उन्होंने क्या किया है कि नीचे कर दिया P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू अगर ग्रेटर देन R अपॉन S है तो P और Q के बीच जो पॉइंट आ रहा है उसका पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आंसर सही होंगे, यानी इसी के बेसिस पे हमें जवाब देना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। P is slightly increase, potential of C will decrease, ठीक है, C का पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा होगा तो कम, तो ये ज्यादा है तो ये कम। Hence current will flow from A to C, करंट A से C आएगी। If Q is slightly increase, Q को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ऑफ C will increase, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि P अपॉन Q जो रेशियो है वो R अपॉन S अपॉन R से कम हो जाएगा, R अपॉन S अपॉन R। Hence current will flow from C to A। तो लॉजिकली हम इसके बेसिस पे आंसर दे सकते हैं और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत हमको नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए पार्ट ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर व्हेन रेजिस्टेंसेस इन द टू गैप्स आर R1 एंड R2, ये R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम एंड ए इज 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है आपको अप टू हियर इट इज 30 सेंटीमीटर। नाउ 10 ohm resistances are added in both the gaps, ओके यहाँ लगा दिया हमने 10 ओम, पैरेलल में या सीरीज में वो मेंशन नहीं है। देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। अगर दोनों गैप में 10-10 ओम लगाया, मान लो पैरेलल में लगाया, तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, रेशियो तो चेंज होगा नहीं, हो जाएगा। अब पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है तो पैरेलल इक्विवेलेंट, हाँ तो इक्वली चेंज नहीं होगा, ये आपको समझना है। तो हमें कैलकुलेट करना रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2, यानी थोड़ी कैलकुलेशन इसमें रहेगी, इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी आपको। बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उसके बेसिस पर आपको R1 अपॉन R2 निकालना है, R2 R1 इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड, R1 में कितना जोड़ें जिससे कि बैलेंस पॉइंट जो है मिड पॉइंट पर पहुंच जाए, 50 पे पहुंच जाए, 30 से 40 और 40 से 50। तो वीडियो पॉज कर लो बच्चों और अपनी सूझबूझ समझदारी से ये जो मीटर ब्रिज का सवाल है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 लिखा, तो 30 अपॉन 70 3/7 हमको मिला। फिर R1 में 10 जोड़ा, तो सबसे पहली बात तो पैरेलल में नहीं जोड़ा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं डालूंगा नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में, क्योंकि वहां पर मेंशन होना चाहिए था, या फिर हम क्या करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें कि जब तक पैरेलल नहीं लिखा हुआ है हम उसको मानेंगे सीरीज में, यहाँ जोड़ दिया है, यहाँ सीरीज में जोड़ दिया है, 10 ओम जोड़ दिया है और इधर भी 10 ओम जोड़ दिया है, ऐसा हम मान के चले। तो R1 प्लस 10 कर दिया, R2 प्लस 10 कर दिया, तो ये 40 अपॉन 60 हो गया, और वहां से एक इक्वेशन हमें मिल गया R1 R2 में। ऊपर से हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, इन दोनों को यूज करते हैं तो हम R1 और R2 दोनों निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पर हम R1 अपॉन R2 भी निकाल लेंगे, और बाकी जो जो पूछे सब निकाल लेंगे। माना कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो ऐड कर रहे हैं हम R1 में वो X है, तो 50 अपॉन 50 हो जाता है, R2 में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम, 8 ओम ऐड करने पर ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X।
यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो एक्स की वैल्यू निकालनी, तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लगा के assume that the resistance per unit length of the wire is 0.02 ohm per centimeter, ये मानते हुए also calculate the total current supplied by the battery, बैटरी कितनी करंट देगी। तो कुल मिला के आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कैलकुलेट करना है और उससे डिवाइड कर देंगे 4 वोल्ट को तो करंट मिल जाएगी। तो अपने आप कीजिए बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके अपने आप करके देख लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, प्ले करना वीडियो को और वेरीफाई करना। बैलेंस कंडीशन के लिए हमने किया x अपॉन आर ए जे यानी इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 अपॉन आर जे बी इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आर ए जे और आर जे बी हम निकाल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमको दिया हुआ है और उससे हमें x मिल जाता है 3 ओम। तो बैटरी कितनी करंट सप्लाई करेगी, I इक्वल टू 4 अपॉन आर इक्वलेंट, तो आर इक्वलेंट हमने निकाल लिया 2.8 एम्पियर, ये आपका आंसर मैच हो जाना चाहिए। There is a definite potential difference between two ends of a potentiometer. Two cells are connected in such a way that the first time they support each other and the second time they oppose each other. इसका मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं, मैं समझता हूँ। सपोर्ट का मतलब होता है पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा और अपोज का मतलब होता है आइदर नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा। तो एक बार में तो ईएमएफ नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, दूसरी बार में हो जाएगा E1 माइनस E2। तो बैलेंसिंग लेंथ आपको दी हुई है 120 सेंटीमीटर, नेचुरल है, जब सपोर्ट करेंगे E1 प्लस E2 तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आनी चाहिए, आ रही है, और जब अपोज करेंगे तो कम आनी चाहिए, कम आ रही है। हियर इज द सॉल्यूशन, E1 प्लस E2 E1 माइनस E2। तो ये x मान लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो हम E1 प्लस E2 को इक्वल कर सकते हैं और प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो लिखते हैं 120 के प्रोपोर्शनल। आगे आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये होगा। कंपेंडेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। In the figure, the potentiometer wire AB of length L, ये वायर AB है जिसकी लेंथ है L, and resistance 9R, तो इस पूरे वायर की लेंथ कैपिटल L है, रेजिस्टेंस इसका 9R है, is joined to the cell D of EMF E, इसे जोड़ा है इसको हमने, into resistance R है, the cell C's EMF is E by 2, ये जो लगा है यहाँ पे इसका EMF E by 2 है, लिखा हुआ है देखिए फिगर में, and its internal resistance is 2R, वो भी दिया हुआ है। Galvanometer G will show no deflection when length AJ is, AJ लेंथ कितनी होगी जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, यानी बैलेंसिंग लेंथ हमको निकालना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर आप कर सकते हैं, अगर पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा है, समझा है, नहीं समझा है तो पहले वो लेक्चर देख लें पोटेंशियोमीटर वाला, और पढ़ा है समझा है तो आप इसे कर सकते हैं। क्या करना होगा, लेंथ एजे पर होने वाला ड्रॉप जब बराबर हो जाएगा E by 2 के, 2R का कोई रोल नहीं है बच्चों, तो ऐसा होगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट x हमने निकाला, वो इतना आ गया E अपॉन 10R इंटू 9R बाई L। कैसे आया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्रॉप ऑन वायर ए बी ऑन टोटल लेंथ, ड्रॉप ऑन वायर ए बी वो इतना है, इतना ड्रॉप हो रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं E बाय 2 किसके बराबर होना चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ से L आ गया 5L बाई 9। ये कैसे आया आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी किसी को अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या सीधे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पोस्ट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 9414489614 ये है मेरा नंबर। नेक्स्ट है, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट लेंथ ऑफ वायर AB इज 3 मीटर, इसकी लेंथ 3 मीटर है, एंड रेजिस्टेंस इज 4.5 ओम। द लेंथ AC फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज, AC हमें बताना है, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए उसके लिए, तो तब आएगा जब 3 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कीजिए इसको, देखिए सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके। क्या इसका रोल है 0.5 ओम का, हाँ इसका तो है। क्या R1 का कोई रोल है, नहीं, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट में बैलेंस पॉइंट निकालते वक्त कोई करंट फ्लो नहीं होता है। हियर इज द सॉल्यूशन, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला पहले, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मिल गया, पहले करंट निकाल, करंट से डिवाइड किया ना, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, उससे हमें मिलेगी करंट, और
उस करंट को वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पे होने वाला ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल वैसे जस्ट पिछला क्वेश्चन किया आप देख रहे हैं, एक्स निकल के आया 2 मीटर, जस्ट राइट। नेक्स्ट आसान सा सवाल है, मिल जाता है जनरली, देखने को मिल जाता है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V विद लेंथ L इन केस ऑफ टू पोटेंशियोमीटर X एंड Y, ऐसे दिखाया आपको। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं एक का स्लोप कम है Y का, एक का स्लोप ज्यादा है। यहाँ स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ जो कि स्लोप है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा बच्चों, X से दिखाता होगा V बाय L। तो जिसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, V बाय L कम होगा, वो पोटेंशियोमीटर ज्यादा अच्छा है, उसे ही हम प्रेफर करेंगे। क्यों? बिकॉज देखो प्रेफर किसे करेंगे, Y को, वी विल प्रेफर Y। क्यों? ये ज्यादा सेंसिटिव होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलने वाली है हमको। In the meter bridge shown, the resistance X has negative temperature coefficient of resistance, अल्फा नेगेटिव है X का, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। Neglecting the variation in other resistors, when current is passed for some time, ये गर्म होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बैलेंस पॉइंट शुड शिफ्ट टुवर्ड्स, तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा बच्चों? अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ के चलें इसको। आंसर आप देख ही रहे हैं, 2 किधर शिफ्ट होगा, बी की तरफ। बी की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है बैलेंस पॉइंट, उसका कारण समझे। टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि इसके लिए अल्फा नेगेटिव है, अल्फा इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस घटेगा, जैसे सेमीकंडक्टर का घटता है। एक्स डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो आर अपॉन एक्स जो रेशियो यहाँ पे बनेगा, जो पी अपॉन क्यू की जगह आ रहा है, तो आर अपॉन एक्स विल डिक्रीज, और आर अपॉन एक्स डिक्रीज होगा तो नेचुरल है, क्योंकि आर बड़ा हो रहा है तो इस बैलेंसिंग लेंथ को भी बड़ा होना पड़ेगा, तो सी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स बी, सी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स, resistance decreases, thus balance point shift towards B. A voltmeter is connected in parallel with a variable resistance R, ऐसे जोड़ा हम, which is in series with an ammeter. Okay, ये ammeter, ये ammeter, and a cell as shown, ये ऊपर cell है। For one value of R, R की किसी particular value के लिए, meter reads 0.3 ampere and 0.9 volt, ये readings आ रही। For another value of R, the readings are वो 0.25 और 1 volt आ रही है। What is the internal resistance of this cell? कौन सी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो नहीं दिख रहा है हमको, माना कि उसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर आप देख लीजिए इसमें आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है करंट के साथ। प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस करंट के साथ चेंज हो जाता है, ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा आयंस को फ्लो होना होता है, किताबों में नहीं लिखा होता है बच्चों, प्रैक्टिकल फैक्ट है। ज्यादा आयंस फ्लो होंगे तो ज्यादा टक्करें होंगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आंसर आप निकाल लीजिए, और निकाल लिया है तो हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ये रहा सॉल्यूशन। तो कैसे कैलकुलेट किया हमने, आपके समझ में आ गया होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना था, दैट इज स्मॉल r, और उसके लिए हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। क्योंकि ये सेल डिस्चार्जिंग मोड में है, यहाँ पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है, इसको समझ लेना। दिस इज नॉट पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जैसा है क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, पर हम इसको सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सर्किट की तरह अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए V जो है वो किसके बराबर होगा, V होगा E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, आई इज 0.3 है। और दूसरी इक्वेशन हमने जो लिखी है, ये लिखा हुआ है 1 वोल्ट रीडिंग। तो हमारे पास दो सेट हैं डेटा के, तो दो सेट हैं डेटा के, तो दो बार उसको लगा दिया हमने, दो बार लगा दिया, और उसमें अननोन क्या लिया हमने, स्मॉल आर को अननोन लिया। समझ में आ गया। गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस 100 ओम, जनरली ये होता है 50 से 100 ओम के बीच में होता है गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 10 मिली एम्पियर करंट पर, जैसे हम 10 मिली एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कराएंगे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट, शंट कितनी वैल्यू का लगाएं सो दैट इट कैन मेजर
करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर नाप सके। तो आपको पहचानना आना चाहिए, ये तो कैपिटल जी की जगह है या आर जी की जगह है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर ये आपका आई जी की जगह है। यू शुड आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज। और एस आपसे पूछा है, एस आपको निकालना है, और ये है रेंज, जिस रेंज का अमीटर आपको बनाना है। फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, तो यही किया हुआ है यहाँ पे, और उससे हमारे पास सॉल्यूशन है। 2 cells of EMF E1 and E2 are joined in series and the balancing length of the potentiometer wire is 625 cm जब सीरीज में जोड़ा। Terminals of E1 are reversed, the balancing length obtained is 125 cm, कम हो गया उल्टा करने पर। दिया हुआ E2 greater than E1 है, तो रेशियो E1 upon E2 निकालना है, तो आप कर सकते हैं। तो E2 greater than E1 है, तो पहली बात तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, रेशियो जो आएगा E2 greater than E1 है, तो रेशियो विल बी लेस देन 1, तो ये तो हो नहीं सकता, सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, अच्छा थर्ड भी नहीं हो सकता, तो कौन से बचे, फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। अब आप देख रहे हैं 125 625, इसमें सीधे क्या है, 5 का डिफरेंस है, बिना कुछ किए भी आंसर आपको दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज, अच्छा 1:5, इसमें 1:5 नहीं आएगा, बिकॉज वो तो प्लस और माइनस का रेशियो है, ठीक है, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज 5, वो रेशियो उसमें है। तो धोखा मत खाना मेरी तरह, मैं धोखा खा गया था जल्दबाजी में। तो करेक्ट आंसर इज 3/2, यानी ये ज्यादा हो सकता है, कुछ गड़बड़ है यहाँ, तो खुद ही कह रहे हैं E2 ग्रेटर देन E1 है, बच्चों में तो गड़बड़ है, तो E1 अपॉन E2 3/2 कैसे हुआ, रॉन्ग। अगर E2 ग्रेटर देन E1 है तो हमें यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेक्शन करेंगे, ये इक्वेशन गलत लगा दी, गलत तरीके से लगा दी है। हम यहाँ पर करेक्शन ऐसे करेंगे कि हम इसको ऐसे लिखेंगे E1 प्लस E2 अपॉन E2 माइनस E1, ऐसे लिखेंगे E2 माइनस E1, क्योंकि E2 E1 से बड़ा है, तो ये आएगा 625 बटा 125 यानी 5। तो अब इसके बेसिस पर हमें E2 अपॉन E1 मिलेगा, कैसे, पहले तो कंपेरेंडो डिविडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक के बाद। तो E2 अपॉन E1 मिलेगा हमें 3/2, ना कि E1 अपॉन E2। तो E2 अपॉन E1, और यहाँ पूछा क्या है, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 close to 3। तो घूमना नहीं है हमको, है ना, चक्कर में बताना, अच्छे से समझ के सवाल को सॉल्व करना। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो कहीं फिर प्रॉब्लम नहीं। 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से जोड़ा है, हैविंग ए स्टेडी वोल्टेज, बैटरी स्टेडी वोल्टेज दे रही है। Lagrange cell is balanced at 4 meter length of the wire. If the length is kept the same, उतनी ही लेंथ रखी जाए, but its cross section is doubled, the null point will be obtained at। थ्योरी में हमने डिस्कस किया था बच्चों। अब वो तार की लंबाई तो उतनी की उतनी है जितनी थी, तो अब इसको मैं मोटा कर दूं या पतला कर दूं, जो भी मैं इसके अक्रॉस लगा रहा हूँ पोटेंशियल ड्रॉप, वो सारा का सारा इसी पर तो ड्रॉप होना है। अगर मैंने ईएमएफ ई इस पे ड्रॉप किया, इंटरलेशन 0 है मान लो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा हर हाल में E बाय एल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे ये तार मोटा हो चाहे पतला हो। सो करेक्ट आंसर शुड बी, null point will be obtained at balance point 4 meter, तो 4 meter second, null point does not change। Potentiometer wire of length L and resistance R are connected in series with a battery of EMF E0
and a resistance R1. An unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire. EMF E will be given by में सर्किट बना लीजिए, इसका सर्किट बनाकर कैलकुलेट करके देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। जब आंसर निकाल लें तो आप सॉल्यूशन देखें बच्चों, ये सॉल्यूशन इस तरह का सर्किट देखने में आएगा, तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको दिखेगा। में करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर अगर हम निकालें, इसमें करंट कितनी होगी, तो करंट होगी नेट ईएमएफ यानी E0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में वायर AB का रेजिस्टेंस आ गया R प्लस R1, इंटर रेजिस्टेंस आ गया इसका। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो जाएगा, जब करंट हमें पता है तो इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेजिस्टेंस को, जैसा हमने पहले भी 2 क्वेश्चन में किया। सो जो अननोन ईएमएफ है जिसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, इसको मैं E मान लेता हूं, दिस इज E। तो ये E जो है वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहाँ K से दिखाया, X की जगह K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ जो कि ये रही L, इसके बराबर होगा। तो वैल्यू रख देंगे हम, K की वैल्यू V0 बाय L होती है, तो ये V0 की वैल्यू अपॉन L, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला। तो करेक्ट आंसर इज E0 RL अपॉन R प्लस R1 इंटू L। अब छोटा L बड़ा L वो ध्यान रखना आपको बच्चों, छोटा L कुछ और है, बड़ा L कुछ और है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। Potentiometer wire has length 4 meter and resistance 8 ohm. Resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volts so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire is. थोड़ा सा सोच लीजिए इसके बारे में, डायग्राम बनाकर देखिए, तो मैं समझता हूं आप आंसर निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर लंबाई 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम, इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़े, मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। With a wire and an accumulator of 2 volt so as to get a potential gradient, यानी 2 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना मिल जाए 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर मिल जाए। तो मीटर को एक तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो अगर आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, तो देखें ये रहा सॉल्यूशन। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ये हमको चाहिए। तो 400 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो उस पर ड्रॉप होना चाहिए 0.4 वोल्ट। करंट इन द वायर I 0.4 अपॉन 8, क्योंकि 8 ओम उसका रेजिस्टेंस है, 1/20 एम्पियर। तो ये 1/20 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए जो R हमें लगाना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं, V माइनस V0 या E माइनस E0 कैसे भी लिखकर आप करें इसको। तो 32 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। दिमाग में वो सर्किट ले आइए। The main battery used across the potentiometer wire has an EMF 2 वोल्ट की बैटरी है, negligible internal resistance है। Potentiometer wire itself is 4 meter long, जैसे कि अभी भी था। When the resistance R connected across the given cell has values of infinity 9.5 ohm, the balancing length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is, ये आपको पता करना। तो प्राइमरी सर्किट भी बनाओ बच्चों, सेकेंडरी सर्किट भी बनाओ, तो आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है कि आप इसको कर सकते हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बनाओ फटाफट। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके देखो, और फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हियर इज द सॉल्यूशन। ये सर्किट बना हमारा 4 मीटर लंबा था, ये सेल जो दिया हुआ है जिसका इंटर रेजिस्टेंस हमको निकालना है। हम चाहे तो सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर हो गया, इनिशियल अप्रोच से जाते हैं अगर, तो V अपॉन I, यानी 2 वोल्ट की बैटरी थी, 4 मीटर लंबा तार है, तो 2/4, क्योंकि इसका इंटर रेजिस्टेंस 0 था, नेग्लिजिबल था, तो 0.5 वोल्ट पर मीटर। जब कैपिटल R इंफिनिटी होता है तो इसका कोई रोल नहीं है, सेल है ओपन सर्किट में, अभी EMF बैलेंस होगा, नो करंट विल फ्लो। तो बैलेंस पॉइंट जो है वो E के करस्पॉन्डिंग होगा, तो E को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.5 टाइम्स जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 3 मीटर, ये आ गया 1.5 वोल्ट। और जब R हम रखते हैं 9.5 वोल्ट, तो अभी V बैलेंस होगा, बैलेंसिंग लाइन चेंज हो जाएगी। अब चाहे तो ये तो इनिशियल अप्रोच है, फंडामेंटल से गए हैं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं R इक्वल टू
E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर, इससे भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, जहां पर E क्या है, इट इज E, V क्या है, ये जो ड्रॉप होगा जब सेल क्लोज सर्किट में आ जाएगा, यानी कैपिटल आर इंफिनिटी नहीं होगा, तो ये ड्रॉप होगा V, यानी इतनी लेंथ पर होने वाला ड्रॉप होगा V। तो ये बैलेंसिंग लेंथ से हमें मिल जाता है L अपॉन L डैश माइनस 1। पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन, ऐसा सर्किट है, देख लीजिए। देखने में कुछ बच्चों को खतरनाक लग सकता है, खतरनाक नहीं है बच्चों। अब टू वे की जगह थ्री वे की है, 1 2 3 तीन कॉन्टेक्ट है, ये टू वे की ही है, ये तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। वन को हम चाहे तो 2 से जोड़े, वन को चाहे तो 3 से जोड़े, टू वे की है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज k वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतना है, ये दिया है, ये प्राइमरी सर्किट की वजह से k वोल्ट पर सेंटीमीटर। एंड द ammeter present in the circuit reads 1 एम्पियर, ये रहा अमीटर, ये रीड करता है 1 एम्पियर। when two way key is switched off, यानी इधर से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ओके इधर से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो अमीटर जो रीड कर रहा है, ये बैटरी करंट फ्लो करा रही है, उसकी वजह से रीड कर रहा है, यानी अमीटर क्या रीड कर रहा है, आई इक्वल टू इस बैटरी का जो भी ईएमएफ है डिवाइड बाय आर प्लस एक्स, उसको रीड कर रहा है। अब बोल रहे हैं इसके बाद द बैलेंस पॉइंट्स वो कहाँ होंगे, व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, तब बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा। 1 और 2 को जोड़ दिया अगर हमने, तो आर पर होने वाला ड्रॉप मिलेगा। 1 एंड 3 इज प्लग्ड इन, 1 और 3 को जोड़ा तो आर प्लस एक्स पर होने वाला ड्रॉप मिलेगा, ये समझने की बात है। तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L1, जो कि निश्चित रूप से कम होगी किससे, L2 से। The magnitudes of the resistors R and X and ohms are then equal respectively to, किसके बराबर होंगे, R और X की वैल्यू हमको निकालनी। तो बच्चों अच्छा सवाल है, थोड़ी सी माथा पच्ची इसमें आपको करनी पड़ेगी, अपने आप ही करें वही बेटर है, पहले कोशिश कर लें। मैं तो सॉल्यूशन आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, वीडियो आप रोक के अपने आप कर लें। 1 इंटू आर के इंटू L1, 1 इंटू आर प्लस एक्स के इंटू L2, R इक्वल टू के L1। तो यहाँ जो है हमें पता करना था R एंड X, तो R क्या निकल के आ रहा है, R निकल के आ रहा है के L1, और X क्या निकल के आ रहा है के L2 माइनस L1। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, करेक्ट आंसर इज सीधे सीधे कैसे, पहले तो हम बात करें के, तो दिया हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं क्वेश्चन जबरदस्ती फैला के दिया है, इसमें दम नहीं है कुछ भी। बैलेंसिंग लेंथ जब L1 है तो निश्चित रूप से R पर होने वाला ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल है, L1 के प्रोपोर्शनल है, ड्रॉप अक्रॉस R1। अब करंट तो दोनों में सेम है, R और X में, इसलिए वो I कट जाएगा रेशियो लेने पर, तो इसलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं K टाइम्स L1, K टाइम्स L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 क्यों आया, क्योंकि L2 तो R और X की कंबाइंड लेंथ है, यानी बिना मैथमेटिक्स के लॉजिकली अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप आंसर निकाल सकते हैं। R और X पर होने वाले ड्रॉप की कंबाइंड लेंथ L2 है, तो खाली X की क्या होगी, खाली X की होगी L2 माइनस L1 के प्रोपोर्शनल। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक लेवल तो क्लियर कर लिया, कंपटीशन वाला एक पार्ट, आगे बाद में कभी देखेंगे और हाई लेवल पे इसमें जाना है तो हमको में हम जाएंगे। तो अभी इतना ही, हैप्पी लर्निंग, तो मिलते हैं जल्दी।